23 मार्च 2021 छत्तीसगढ़ के नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट के पास के ही एक गांव से डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड का कॉन्वॉय पास हो रहा था जब बीच में 3 आईईडी ब्लास्ट हुए जिसमें 3 डीआरजी के जवानों की मौत हो गई। ये अटैक एक रेबेल कमांडर माडवी हिडवा ने करवाया था। बस 10 दिन बाद अथॉरिटीज को इंटेलिजेंस सोर्सेज से ये पता लगता है कि हिडमा बीजापुर सुकमा बॉर्डर के पास वाले जंगल में छुपा हुआ है। सीआरपीएफ के जवान हिडमा को कैप्चर करने के ऑपरेशन में निकल जाते हैं, लेकिन बीच में ही उन्हें सैकड़ों रेबल सोल्जर सराउंड करके ओपन फायर करना चालू कर देते हैं। ये गन बैटल में 22 सीआरपीएफ के सोल्जर्स शहीद हो जाते हैं और अननोन डेथ्स हो जाती है रिबेल्स की एंड एक ऑफिसर्स को रेबेल्स कैप्चर भी कर लेते हैं। हिडमा ने किया हुआ बस ये एक अटैक का जिम्मेदार नहीं है। 2013 झीराम घाटी मैसेकर एंड 2010 दांतेवाड़ा अटैक जहाँ पे 26 सीआरपीएफ जवानों की मौत हो गई थी। हिडमा एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के कमांडर है जिसका नाम है पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी और PLGA, जो एक मिलिटेंट विंग है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट का, जो एक बैंड पार्टी है। वैसे तो इंडिया में और भी ऐसे ग्रुप्स हैं बट इन्हें कलेक्टिवली नक्सलाइट कहते हैं। एंड नक्सलिज्म को समझने के लिए हमें पीछे जाना होगा। 1967 के बंगाल में नहीं जैसे ज़्यादातर लोग सोचते हैं, बल्कि 1946 के तेलंगाना में। 22 braves were martyred after an ambush with Maoists in Bijapur. Maoists have killed the Nakulnar BJP MLA Bhima Mandavi. One of the deadliest attacks on Indian soldiers in recent times. हमारी लड़ाई और मजबूती के साथ और क्षमता के साथ और तीव्रता के साथ इन नक्सलियों के खिलाफ चालू रहेगी और हम इसको परिणाम तक लेंगे। आज़ादी से पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक प्रेस्ली स्टेट ऑफ हैदराबाद के अंदर आता था जो निज़ाम रूल करते थे। रज़ाकर मूवमेंट की वजह से निज़ाम डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान को ज्वाइन करने वाले थे, लेकिन तब के गृह मंत्री सरदार पटेल को ये एक्सेप्टेबल नहीं था। उन्होंने निज़ाम को इंडिया ज्वाइन करने के लिए प्रेशराइज किया, बट ये प्रेशर बस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से नहीं आ रहा था, तेलंगाना के किसानों से भी आ रहा था। तेलंगाना के किसान फ्यूडलिज्म एंड ज़मींदारी सिस्टम की वजह से हमेशा से गरीब एंड बैकवर्ड रहे हैं। उनके लिए निज़ाम हमेशा से इसी ज़मींदारी सिस्टम के सिंबल रहे हैं। 1946 में करीब 2500 गांव रजाक्स के अगेंस्ट ओपन रिबेलियन में चले गए। ये मूवमेंट को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने लीड किया था। सरप्राइजिंगली किसान सक्सेसफुल हुए ज़मींदारों से उनकी ज़मीन छीनने में। ये मूवमेंट का इंडिया में कम्युनिज्म का बहुत डीप इम्पैक्ट रहा है। यहाँ पे तेलंगाना के कम्युनिस्ट आंध्रा थीसिस एंड आंध्रा लेटर पे एग्री करते हैं, जिसके हिसाब से वो चाइना के माओ से टुंग जैसे एक पीपल्स रेवोल्यूशन थ्रू आर्म स्ट्रगल अपनाएंगे। इवेंचुअली इंडियन आर्मी हैदराबाद में एंटर करती है एंड निज़ाम सरेंडर कर देते हैं एंड प्रिंसली स्टेट ऑफ हैदराबाद इंडिपेंडेंट इंडिया में आंध्र प्रदेश बन जाता है। 1962 में चाइना अटैक्स इंडिया एंड साइनो इंडियन वॉर चालू हो जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगने लगता है कि इंडिया में जो कम्युनिस्ट है वो माओ के कॉज के लिए सिंपैथेटिक हो सकते हैं, इसलिए पुलिस ने सीपीआई के वर्कर्स को अरेस्ट करना चालू कर दिया। उनमें से ही एक थे चारू माजुमदार, एक यंग करिज्मेटिक कम्युनिस्ट। ये बाद में जाके नक्सल मूवमेंट को इंस्पायर करेंगे। 1964 में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से सीपीआई मार्क्सिस्ट में स्प्लिट हो गया। चारू माजुमदार सीपीआईएम ज्वाइन कर लेते हैं। सीपीआईएम ने 1967 में कांग्रेस के साथ कोलिशन करके बंगाल इलेक्शंस में लड़ने का फैसला किया। चारू माजुमदार इसे एज अ बिट्रेयल टू द रेवोल्यूशन देखते हैं। 1965 से 1967 के बीच में चारू माजुमदार ने 8 लेटर्स लिखे, जिसे आज हिस्टोरिक 8 डॉक्यूमेंट्स कहा जाता है। ये डॉक्यूमेंट्स में चारू माजुमदार एक आर्म स्ट्रगल की मांग करते हैं जो चाइना के माओ के रेवोल्यूशन से बहुत सिमिलर है। ये डॉक्यूमेंट्स नक्सलिज्म का आइडियोलॉजिकल बेस बनने वाला है। आइडियोलॉजी तो डिसाइड हो गई, लेकिन इसे ट्रिगर करने के लिए एक इवेंट चाहिए था। इवेंट आया 27 मई 1967 में बंगाल के एक गांव नक्सलबाड़ी में। कुछ ज़मींदारों ने एक किसान को बहुत बेरहमी से पीटा, जिसकी वजह से गांव के सभी लोग ओपन रिबेलियन में चले गए। गांव वालों ने ज़मींदारों को मारकर उनकी ज़मीन छीनकर अपने आप में बांट लिया। ये रिबेलियन चारू माजुमदार एंड कॉमरेड कानू सन्याल ने डायरेक्टली इंस्टिगेट किया था। सीपीआईएम लेड यूनाइटेड फ्रंट ये अपराइजिंग को टेम्परेरीली कंट्रोल कर लेते हैं, बट नक्सलिज्म कंटिन्यूसली स्प्रेड होता है। नक्सलबाड़ी के सपोर्ट में बंगाल में वायलेंट स्टूडेंट प्रोटेस्ट होते हैं जो पुलिस ब्रूटली सप्रेस कर देती है।
थोड़े सालों बाद ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी फॉर कम्युनिस्ट रेवोल्यूशनरीज एक नई पार्टी बनाती है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, एंड चारू मजुमदार को उसका जनरल सेक्रेटरी इलेक्ट करते हैं। फास्ट फॉरवर्ड टू 1971, थर्ड इंडो पाक वॉर स्टार्ट होता है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ये वॉर को एज अ रीज़न बता के एक कोवर्ट ऑपरेशन लॉन्च करती है, ऑपरेशन स्टीपल चेस करके, जो जनरल सैम मानेकशॉ को हेड करने को कहा जाता है। ये ऑपरेशन नक्सलेंड्स के अगेंस्ट काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन है। इसकी वजह से बहुत सारे लेफ्टिस्ट एक्टिविस्ट को ऑपरेशन फेस करना पड़ा स्टेट सैंक्शनड ऑपरेशन की वजह से। फाइनली इन 1972 चारू मजुमदार अरेस्ट हो जाते हैं एंड 10 दिन बाद उनका पुलिस कस्टडी में ही जान चली जाती है। लेकिन नक्सलिज्म अभी तक डीप रूट्स ले चुका था इंडिया में। 1975 में कन्हई चटर्जी एक और कम्युनिस्ट पार्टी बनाते हैं, माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया। अब ऐसे बहुत सारे माओइस्ट आइडियोलॉजी से इंस्पायर करेंटली देश भर में एक्टिव है, जिन्होंने ओवर द टाइम बहुत सारे अटैक किया है। 2004 में CPIML पीपल्स वॉर और MCCI मर्ज हो गए एंड CPI माओइस्ट बन गए, जिसका मिलिटेंट विंग है PLGA, जिन्होंने ये अटैक करवाया था। बट फॉर्चुनेटली नक्सल अटैक्स एंड उनसे होने वाली कैजुअलिटीज़ दोनों ही पिछले कुछ सालों से डिक्लाइन पे है। नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स भी कम हो गए हैं। नक्सलिज्म के डिक्लाइन के पीछे स्टेट्स के बहुत सारे पॉलिसीज़ का हाथ है। जैसे फॉर एग्जांपल बंगाल, जो एक टाइम पे हॉटबेड फॉर नक्सल एक्टिविटीज़ हुआ करता था, 2017 में नक्सलिज्म की वजह से 0 डेथ्स हुए। निरंजन साहू, जो एक पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट है ORF में, वो कहते हैं कि इसके पीछे TMC गवर्नमेंट की 3 pronged अप्रोच है। पहला, रेबल्स को कैप्चर करने के लिए हाईली ट्रेन्ड फोर्स फॉर्म करना, एंड जो रेबल्स सरेंडर कर रहे हैं उनके लिए रिहेबिलिटेशन पैकेज, जहाँ पे उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड व्यापार के अपॉर्चुनिटीज दिए जाते हैं। एंड फाइनली नक्सल इन्फेस्टेड एरियाज में ट्राइबल्स का गवर्नमेंट के ऊपर से विश्वास जगाना। ये बस एक उदाहरण है, बाकी स्टेट्स का भी अलग रेस्पॉन्स रहा है, जहाँ पे उन्होंने लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से फाइट करने में अच्छी सक्सेस मिली है। इसका मतलब ये नहीं है कि नक्सलिज्म अभी खत्म हो गया है, नक्सलिज्म अभी भी जिंदा है। 3 अप्रैल के ये अटैक्स इस बात का सबूत है। ये सब पॉलिटिक्स के बीच में ये भूलना आसान होगा कि नक्सलिज्म का रूट कॉज क्या है। नक्सलिज्म एक डायरेक्ट आउटकम है ऑफ डेकेड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड नेग्लेक्ट, मेनली रूरल एरिया में। पॉलिटिकल साइंटिस्ट मनोरंजन मोहंती अपने आर्टिकल में ये कहते हैं, नक्सलिज्म, फार्मर डिस्ट्रेस, रूरल नेग्लेक्ट एंड फॉरेस्ट कवर डिक्लाइन, ये कारणों की वजह से नक्सलिज्म थ्राइव करता है। अभी पैंडेमिक चल रहा है एंड कोविड-19 के सेकेंड वेव की वजह से रूरल इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है एंड इन इश्यूज़ को एड्रेस नहीं किया गया तो ये ग्राफ वापस बढ़ भी सकता है।